आज हम बात करेंगे कि 16 जनवरी 2025 को लोकपाल डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें भारत के चीफ क्या नाम CJI चीफ जज ऑफ इंडिया ने सदारत की, जिसकी और लोकपाल क्या बना, खाक बना। मैंने जो है ये अपनी किताब फिल्जाइट नेशनल सोसाइटी, ये किंडल ई बुक है, ये 2017 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें मैंने जो ये लोकपाल और लोकायुक्त है बिल था पार्लियामेंट का, लोकसभा से पास होकर आया था, तो इसका सब मैंने डिटेल में जिक्र किया। तो वह क्या था कि दिल्ली में अन्ना हजारे एक तिकड़मबाज आदमी, वो भूख हड़ताल में बैठे करप्शन के खिलाफ, वो बीजेपी के आदमी थे, आरएसएस के आदमी थे, हैं अभी भी जिंदा है, और उनका साथ देने के लिए बीजेपी, आरएसएस, अरविंद केजरीवाल, एक और होती थी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, ये सब का झमकट लग गया और ये करप्शन की बातें करते रहे। तो अब मुझे ये याद है कि जो सेलेक्ट कमेटी थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को लोकसभा ने रेफर किया था केस कंसिडर करने के लिए। उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला 30 जून 2012 को, और पब्लिक से सजेशन मांगे कि भाई करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये लोकपाल लोकायुक्त बिल है, इसमें क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए। नया कानून था, नया सब्जेक्ट था, तो डेमोक्रेसी में पब्लिक से पूछना पड़ता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी बात है। तो मैं भ्रष्टाचार निवारण समिति का चेयरमैन इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल, मैंने भी अपने सजेशन दिए और क्लॉज बाय क्लॉज दिए जो लोकसभा से बिल पास आया था उसके अगेंस्ट, और मैंने अपने लेटर 8 जुलाई 2012 को दे दिए। 8 दिन के अंदर अंदर सजेशन बना के सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। तो उसके बाद सेलेक्ट कमेटी ने मुझे ओरली मुंह जुबानी भी बताने के लिए, समझाने के लिए उनको बात इनवाइट किया पार्लियामेंट के हाउस में। वहाँ कमेटी, एक कमेटी रूम होते हैं, उसमें बुलाया था मुझे। तो मैं 14 सितंबर 2012 को कमेटी के सामने पेश हुआ, और जो मैंने उनको लिख के दिया था वही सब उनको मुंह जुबानी भी बता दिया। तो कमेटी के चेयरमैन थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, बहुत पुराने राज्यसभा के मेंबर रहे थे वो। तो उसमें हुआ क्या कि मैंने उनको कहा, सर आप जो चाहे तो अन्ना हजारे जो कह रहा है उसका बिल पास कर दीजिए, कानून बदल दीजिए, चाहे लोकसभा से पास हो गया उसको बदल दीजिए, इससे करप्शन खत्म नहीं होगा। आप एक और नया डिपार्टमेंट करप्शन का ख़त्म कर रहे हो, नया डिपार्टमेंट पैदा कर रहे हो। जैसे हमने सोचा था ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने थे। मैं जब 1991 में सुप्रीम कोर्ट तक गया था इसको लेके, तो
हमने सोचा था इससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, नहीं हुआ। पोल्यूशन दिन पर नहीं बढ़ा। नदियाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद परेशान है, बकवास करते रहते हैं, करते नहीं है काम कुछ। अब ये करप्शन के मामले में मैंने ये कहा था कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये आईएएस है, ये पॉलिटिशियन इलेक्शन में लड़ते हैं, जीत के आते हैं। ये तो अली बाबा 40 चोरों के सरदार हैं, सारे बेईमान है, पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं 2 नंबर के पैसे से। इनका जो चैंपियन है, लीडर, गैंगस्टर, वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगर जो ये भ्रष्टाचार नहीं करने देगा अपने मिनिस्टर्स को, एमपीज को, तो इसको लात मार के भगा देंगे और किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो मैंने बात समझाने की कोशिश की। तो मैंने कहा आपका जो ड्राफ्ट बिल है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसका एक मेंबर होगा, एक सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, एक सेंट्रल बिजनेस कमीशन का चेयरमैन होगा। अरे तो सारे चोर आईएएस बैठे हुए हैं, सीएजी भी आईएएस है, सेंट्रल बिजनेस कमीशन का चेयरमैन भी आईएएस है। तो आप एक बेईमान दूसरे बेईमान को सेलेक्ट कर रहा है, रिश्वतखोर। आप करप्शन खत्म करने की बात करते हो, इससे बिल्कुल नहीं होगा और करप्शन बढ़ेगा। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि आप जो नेशन बिल्डर्स हैं उनको इस जो आप कानून बना रहे हैं, आप जो नेशन बिल्डर्स हैं इनका एक पैनल बनेगा। ये अखबार में एडवर्टाइजमेंट में दे के वेबसाइट पे एप्लीकेशन मंगाएंगे और वो जिसको रिकमेंड करेंगे, इसमें किसी पॉलिटिशियन का, किसी जज का, किसी आईएएस का, ब्यूरोक्रेट का कोई सिलेक्शन से लेना देना नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द लोकसभा, लीडर जो राज्यसभा, ये से ऑब्जर्वर होंगे, इनको वोटिंग राइट नहीं होगा उस पैनल में। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि नेशन बिल्डर कौन है। नेशन बिल्डर है, मैंने चेयरमैन के नाम दिए थे, वो इलेक्टेड आदमी होते हैं, वो भी सब चेयरमैन। मैं उनको रिश्वत नहीं देनी पड़ती, पैसा नहीं खर्च करना पड़ता इलेक्शन में। तो मैंने उनको दिया था एक ये कि मेजॉरिटी पार्टी का यानी प्रधानमंत्री लोकसभा में, और ये राज्यसभा का में जो मेजॉरिटी है जिस पार्टी की, उसका लीडर ऑफ पोजिशन, ये उसके पैनल के मेंबर होंगे, मगर ऑब्जर्वर होंगे, उनको वोटिंग का राइट नहीं होगा। ये से देख सकते हैं, बोल नहीं सकते, ना प्रधानमंत्री, ना लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, ना लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में। सो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। और जो इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस, वो जो पैनल होगा नेशन बिल्डर्स का, होगा प्रेसिडेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूशन कंपनी सेक्रेटरी, ये सब बिजनेस से रिलेटेड है तीनों। इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन सर्वेयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन वैल्यूअर्स, इंस्टीट्यूशन वैल्यूअर्स, इंडियन साइंस कांग्रेस। ये कमेटी जो है सेलेक्ट कमेटी करेंगे, ये सिलेक्शन करेंगे किसको लोकपाल बनाना और किसको लोकायुक्त बनाना, स्टेट में लोकायुक्त। तो और मैं कहता था इसको जो लोकपाल और लोकायुक्त अपॉइंट करना है, वो आर्टिकल 124 आर्टिकल 2 उसमें जो है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट। रिकमेंडेशन जो हुई सिलेक्शन और रिकमेंडेशन नेशन बिल्डर्स का होगा, ना कि चोरों का। तो खैर सजेशन मांगे थे, मैंने दे दिए, मुझे इनवाइट किया था, मैंने अपनी बात बता दी। तो जब लंच चल रहा था उस टाइम सत्यव्रत चतुर्वेदी जो चैनल के में
इसके मेंबर थे पैनल के, उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल, मैं निजी तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मुझे एक जॉब असाइन किया गया है, मैं रिकमेंड उसको। मैं कहा था आपका ऑप्शन है, इससे करप्शन तो खत्म नहीं होगा, करप्शन बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जो का चेयरमैन लोकपाल बना देते हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में रिश्वत लेता रहा है। हाई कोर्ट का जज रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो वहां तो रिश्वत देता है। एक रिश्वत खोर के आपने लोकपाल बना दिया, कैसे पकड़ेगा उसको? कैसे पकड़ेगा प्रधानमंत्री को? नहीं पकड़ेगा। आज तक लोकपाल ने किसी को पकड़ा है? किसी प्रधानमंत्री को, किसी मिनिस्टर को, सेंट्रल का, स्टेट के, किसी एमपी को, भ्रष्टाचारी को पकड़ा है? किसी आईएएस को पकड़ा है? सीएजी ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ सेंट्रल बिजनेस कमीशन के चेयरमैन को नहीं पकड़ा। भ्रष्टाचार दिन पर दिन फल फूल रहा है, खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है। तो अब आप ये ठीक है, आपने सेलिब्रेट करना, चाय पीनी है, समोसा रसगुल्ला खाना, खाइए आप, भ्रष्टाचार की बात मत करो ख़त्म करने की। अब मैं इसका आपको नमूना बता देता हूँ कि जो लोकपाल एंड नियुक्त एक्ट 2011 में था, इसके तहत एक नया डिपार्टमेंट लोकपाल और लोकायुक्त बना दिया, और इसमें एक राव साहब थे, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भास्कर राव, उनको कर्नाटका में बीजेपी सरकार ने युगल अपॉइंट कर दिया। और उनके बेटे जो थे वाई अश्वनी, वो उनके नाम से टेलीफोन करा के अफसरों को बुलाते थे और उनसे एक्सटॉर्शन करते थे, रिश्वत वसूली करते थे। ये अश्वनी तो फिर गिरफ्तार हुए, मगर जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको लोकायुक्त के पद से हटा दिया गया। मैं आपको जिंदा इसका कैसे इसका इफेक्ट हुआ, एक मैंने आपको कर्नाटका की एग्जांपल दी। तो ये जितने भी जज बने हाई कोर्ट के, स्टेट के लोकायुक्त और सेंट्रल में लोकपाल, सारे एक से एक बढ़ के भ्रष्टाचारी है, चोर। एक भी प्रधानमंत्री को, मंत्री को, किसी को पढ़ के बंद नहीं किया। हाँ, उसका नतीजा क्या है? अभी बांग्लादेश के जो थे जुडिशरी ऑफिसर आते थे, डिस्ट्रिक्ट जजेस इंडिया ट्रेनिंग के लिए आते थे, उन्होंने सबको वापस बुला लिया कि यहाँ तो जुडिशरी में चोर बजा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा कर सुप्रीम कोर्ट सब तारा रिश्वतखोर है। जो शेख हसीना ने इंडिया से एग्रीमेंट किया था, वो जज भेजते थे, सबको वापस बुला दिया गया। और अब शायद जो पाकिस्तान के से ट्रेनिंग दिलवाएंगे अपने जजों को, पाकिस्तान की जुडिशरी बड़ी पाक नेक है। उन्होंने एक भ्रष्टाचारी अपने प्रधानमंत्री को फांसी टंगवा दिया। उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबको जेल की सजा करा दी। बेईमान तो सारे। अभी इलेक्शन में पैसा तो खर्च होगा, तो कहीं रिश्वतखोरी से पैसा वसूलेंगे तो ही इलेक्शन जीतेंगे, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कौन एक भी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी टांग दिया, बाकी सारे प्रधानमंत्रियों को जेल भेजा। और आखिरी जो प्रधानमंत्री जिसको जेल भेजा, इमरान खान, अभी भी जेल में पड़ा हुआ है, उसकी जमानत नहीं हो रही, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट की। तो यह ईमानदार जुडिशरी का नमूना। तो बांग्लादेश ने ठीक किया, यहाँ भी हमारे जजों को भी बेईमान बना देंगे, क्योंकि जो वहाँ पे मोहम्मद यूसुफ है वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी है, नोबेल प्राइज विनर है, उनको दिया गया। बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी है। और शेख हसीना था तो उनको भी जेल में डाल दिया था, उनके भी खिलाफ 5-6 मुकदमे रजिस्टर लगा दिए। उन्होंने ग्रामीण बैंक है, औरतों को, गरीबों को बैंक से लोन दे, उसके ग्रामीण बैंक बनाया।
खुशहाली आ गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया से बेटर हो गई। ये तो खुड्डे लगती जा रही है नरेंद्र मोदी को, रिश्वतखोरी का तो कोई बोलबाला है। पाकिस्तान तो उन्होंने कहा भी पाकिस्तान की जुडिशरी उनसे ट्रेनिंग दिलवाओ। अच्छी बात है भाई, ईमानदार आदमी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बेईमान के हम क्यों बने चले। तो वो समझ के ईमानदार आदमी आ गया ना, ईमानदार आदमी सबको परेशानी होती है। मेरी सलाह नहीं मानी, एक भी आदमी का नाम मुझे बता दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जस्टिस खन्ना साहब कि जिसको लोकपाल ने फांसी पे लगवाया और जेल भिजवाया, किसी प्रधानमंत्री को, किसी मंत्री को। काय का डिपार्टमेंट, काय का सेलिब्रेशन, काय का उत्सव। 2012 से लगा के आज 2025 आ गया, 23 साल है। इसमें तो 23 आदमी को जेल भिजवा देना चाहिए था लोकपाल को, नहीं किया। बेईमान आदमी कैसे पकड़ेगा उसको? तो गवर्नमेंट खुद ही ब्लैकमेल कर लेगी। सारे जजों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एंटी करप्शन के द्वारा ब्लैकमेल करते हैं सरकार। इसलिए सरकार की घंटी बजाते रहते हैं, जो कहती है वो जो फैसला दे देते हैं। जो सरकारी वकील लिख के देते हैं फैसला, वो फैसला उनका दस्तखत कर देते हैं, बस आता जाता कुछ नहीं है। इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने जो काम किया, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था ये बात कि ये अच्छा किया उन्होंने। ये तो वहाँ के भी आदमी को बेईमान, अगर जो आपको ईमानदार जुडिशरी बनानी है तो ईमानदार आदमी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ना कि बेईमानों से। पाकिस्तान की जुडिशरी ठीक है, उन्होंने किसी को कोई सा कहा तो इमरान खान लास्ट प्राइम मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ, एक उससे पहले था वो क्या नाम है जालदारी पीपुल्स पार्टी का, एक 5-6 प्रधानमंत्रियों को जेल में डाल दिया पाकिस्तान ने। बेईमान है तो बेईमान को जेल ही भेजना चाहिए ना। हिंदुस्तान में कितनों को भेजा, कितने प्रधानमंत्री को, कितनों को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ईमानदार जजों की सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और भाई कोर्ट एक से एक बढ़ के चोर है, बेईमान कर भ्रष्टाचारी। तो क्या अब जो है, तो बांग्लादेश ने अच्छा स्टेप बनाया, वो अपने देश को अच्छा ईमानदार बनाना चाहते हैं, वहाँ की फौज को भी मजबूत करना चाहते हैं। अब आप देखिए 1971 की वार के बाद, 71 से कितने साल हो गए, 29 और प्लस 24, तो 53 साल में इंडिया की फौजों को लड़ाई नहीं लड़ी, किसी को मार के नहीं भगाया। चीन से दुम दुमा के बैठा है मोदी, लड़ता है। 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन उसने कब्जा कर लिया है। मोदी कहता है ना कोई आया ना किसी को कब्जा किया है। वो जाके नहीं देखता मौके पे, मौका मुआयना करके जमीन जाके नपवाता वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि रिश्वत तो दिल्ली में मिल रही है, वहाँ क्या मिलनी है लद्दाख में। जो जमीन आपने जाए वहाँ पे कि कितने स्क्वायर किलोमीटर जो है जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसको क्या होगा? उसको कहते सारी ले लो, मुझे क्या लेना, मेरे कौन सी बाप की, मैंने कौन सी खानी है, मैं तो गुजरात चला जाऊँगा, मुझे दिल्ली से और लद्दाख से क्या लेना देना, हिंदुस्तान से बाहर में जा। मगर पाकिस्तान की आर्मी, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में आए थे, कब्जा किया था, तो पाकिस्तान ने 1 लाख की फौज थी यूएसएसआर की, सबसे बड़ी दुनिया की ताकत थी। मुजाहिदीन ट्रेन करके ट्रेनिंग देके अफगानिस्तान से यूएसएसआर की फौज को भगा दिया। उसके बाद अमेरिकन फौजें आ गई तो तालिबान ट्रेन कर दी, उन्होंने अमेरिकन फौजों की वो पिटाई की, अपनी पैंट और पजामा छोड़ कर भाग गए, हथियार भी छोड़ कर भाग गए। वो तालिबानों के पास है, 3 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी थोड़ी ना बात है। तो अब ये तालिबान सरकार चला रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, उनको देशी नहीं मानती, वहाँ की सरकार को जायज़ नहीं मानती, अमेरिका के दबाव की वजह से रखी वजह से। तो फिर उन्होंने ठीक ही फैसला लिया ना कि जो बांग्लादेश के जनरल साहब है, वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब,
और कई उससे जाके समझौता करा, भैया आप हमारी फौज को ट्रेनिंग कर दो। जैसे एक इनको क्या था, मुजाहिदीन को, तालिबानों को, ऐसे हमें भी ट्रेनिंग दे दो। हिंदुस्तान की फौज तो जो है गधों की फौज बन गई है, हिजड़ों की फौज। ये तो रामायण पढ़ते रहते हैं, इनको कोई पता ही नहीं है कैसे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। अरे वो बैटल हार्डन है पाकिस्तान की फौज जो है, 10 साल रशिया से लड़ी, 1 लाख की फौज से उनको भगा दिया। 10 साल अमेरिकन फौजों से उनको भगा दिया मार के। अपने हथियार कच्चा पजामा छोड़ के भाग गए। तो ऐसी फौज से ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। तो बनाइए, तो ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है ऑफिशिएटिंग, तो उन्होंने ठीक फैसला लिया। इन बेईमान निकम्मे फौजियों से क्या ट्रेनिंग लेनी, भ्रष्टाचारी जजों से क्या ट्रेनिंग लेनी। ठीक हो रहा है, इससे बांग्लादेश का भला होगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी एक मजबूत फौज की ज़रूरत है। 1936 तक ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा बंगाल के हिस्से होते थे। 1936 में डिवाइड हुआ था, बहुत अपोजिशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस टाइम। तो इनको तो वापस लेना है ना अपने इलाके को, जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब बंगाल के हिस्से होते थे 1936 तक। उस टाइम कोई बिहार उड़ीसा नहीं था, ना वेस्ट बंगाल था। इधर सब 47 के बाद पैदा हुए हैं। तो उनको एक मजबूत फौज की जरूरत है। जैसे रशियंस को भगा दिया, अमेरिकन को भगा दिया, ऐसी फौज चाहिए जो अपने इलाके को वेस्ट बंगाल में वही बंगाली स्पीकिंग आदमी है, बांग्लादेश में वेस्ट बंगाली स्पीकिंग आदमी है। और अगर जो हिंदू हैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में, इनको सबको बांग्लादेश में मिला दे तो बांग्लादेश के 17 करोड़ आदमी, 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान बराबर हो जाएंगे ना। हिंदू जो है वो भी 1 करोड़ 30 लाख से बढ़ के वो भी 8-10 करोड़ हो जाएंगे, 15 करोड़ हो जाएंगे, शायद मुसलमानों से ज़्यादा हो जाए। अभी तो 15 साढ़े 15 करोड़ ही है ना मुसलमान। इनको मिला के मुसलमान हिंदू बराबर हो जाएंगे, सब स्यापा खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये तो अच्छी बात है जो बांग्लादेश कर रहा है। मोदी की तो आँख से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं है। यूं से बेपढ़ा लिखा आदमी, वो PhD इकोनॉमिक्स में, नोबेल प्राइज मिला उसे इकोनॉमिक्स का, इसको क्या आता है? वो फीता काटता रहता, झंडी ले आता ट्रेन को। ट्रेन में कितने पहिए हैं इसको पता नहीं है। एक व्हील का जो है ट्रेन के पहियों का कितना वजन है वो इसको पता नहीं है। कैसे कपलिंग होती है 2 डिब्बों की इसको पता नहीं है। कभी की हो तो पता चले। ये तो इंजीनियर्स का काम है ना, ये तो इंजीनियर है नहीं। चीन का प्रेसिडेंट तो इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर। तो खैर ये आज लोकपाल इन्होंने दिन मनाया 16 जनवरी को। तो आप अच्छा मना लो भाई, कोई काम करो मत करो। लड्डू समोसे खाने में, रसगुल्ले खाने में क्या नुकसान है? कुछ नहीं है, हजम हो जाएगा सब। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।